नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, तो आपको क्या पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है, कितने यूनिट आपको पढ़ने हैं और 2 पेपर आपको जो पढ़ने होते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ना होता है। दोस्तों, जब आप बीए के 5th सेमेस्टर में होते हैं तो इकोनॉमिक्स के यानी अर्थशास्त्र के 2 पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं। पहले पेपर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें आपको 8 इकाई पढ़नी होती, जिनमें से आज हम पहली इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली इकाई का नाम है आर्थिक समृद्धि और विकास के अर्थ परिभाषा को और उसके मापन की विधियां तमाम सारी जो है और भी तमाम प्रकार के टॉपिक्स इसमें हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज को समझाने का प्रयास रहेगा। ठीक है, यहाँ पर केवल चैप्टर 1 लिखा हुआ है, लेकिन कम से कम इकाई संख्या 1 में 4 से 5 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ते हैं। उन समस्त चैप्टर को आज की वीडियो के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास रहेगा। इसके साथ साथ यह लेक्चर 2027, 2028, 2029 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम स्पेशल में तैयारी करवाता हूं। परीक्षा में आपको और कहीं से कुछ नहीं पूछा जाएगा, सब कुछ यहीं से आएगा। एमसीक्यूज बात की जाए तो हर एक इकाई के बाद में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला करवाऊंगा, यानी कि हर एक यूनिट के बाद में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और पीडीएफ नोट सभी यूनिट के तैयार कर लिए गए हैं। उसको आपको कैसे प्राप्त करना है, और केवल इकोनॉमिक्स के पेपर 1 पेपर 2 के नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत सभी के आपको मिलेंगे। और रिटर्न दोनों टाइप की तैयारी, यानी कि चाहे परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव वाली हो, चाहे परीक्षा आपकी लिखने वाली हो, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप की पूरी तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी मात्र शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को पढ़ाता हूं। दूसरा पेपर जो है उसका भी लेक्चर आएगा। दूसरे पेपर में आपको पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसमें कई पेपर आपको देखने होते हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में। दूसरा पेपर, अगर आपके विश्वविद्यालय के पेपर का नाम दूसरा, चूंकि उसमें ऑप्शन होते हैं चूज करने के लिए, जैसे हिस्ट्री में भी ऑप्शन होते हैं पेपर 2 में चूज करने के लिए। आप चाहे तो शैक्षिक जो है सांख्यिकीय जो है अर्थशास्त्र पढ़े, आप चाहे तो इंटरनेशनल अर्थशास्त्र पढ़े। जो भी आपको पढ़ना है बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इसकी बाकी यूनिट्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। सारी जानकारी आपको कैसे प्राप्त करनी है पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल करके। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट आपको पढ़ने हैं। 8 इकाइयों में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती है। यानी पहली बात तो सिलेबस हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि सिलेबस के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। आर्थिक समृद्धि और विकास की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसको अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि और विकास का अर्थ और मापन, ये आपका जो है पहला अध्याय है। इसमें कई मतलब पहली यूनिट है, इसमें कई सारे, पहली इकाई में कई सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। इकाई संख्या 1 में क्या पढ़ना है आपको, इकाई संख्या 1 में आर्थिक समृद्धि का अर्थ और परिभाषा आपको देखना है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं और विभिन्न विद्वानों ने इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या परिभाषा दी है, इसको आपको जानना है। दूसरे चैप्टर में विकास का अर्थ और परिभाषा, यानी कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, आर्थिक विकास का अर्थ और परिभाषा समझेंगे। फिर आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर होता है, उसको देखेंगे आज ही की वीडियो में। आर्थिक समृद्धि के मापन की तमाम प्रकार की जो विधियां हैं उन विधियों को हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर विकास अंतर क्या है, डेवलपमेंट गैप, उसको देखेंगे। इसके साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप जीडीपी कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता है। जीडीपी किसे कहते हैं, आप सोचते हैं कि भारत की जीडीपी इतनी है, भारत की जीडीपी इतने % बढ़ेगी, तो जीडीपी वास्तव में जो सकल घरेलू उत्पाद है वो होता क्या है, पूरा आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास रहेगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको जीएनपी कहते हैं, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, इसको इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति कैपिटा इनकम क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक समृद्धि का और विकास को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं उन कारकों के बारे में भी हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो इकाई संख्या 1 में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है इकाई संख्या 1 में, जो मैंने आपको बताया ये सारी चीजें आपको इकाई संख्या 1 में पढ़नी है। अच्छा, यहीं पर कुछ जो टर्म्स हैं इस इकाई में आपको जो
आपको समझने चाहिए, जैसे कि यह आप देखेंगे। देखिए जीडीपी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा, इसका मतलब होगा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। पीसी कहा जाता है पर कैपिटा इनकम को यानी कि प्रति व्यक्ति आय को। एनडीपी माने होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है, ठीक है, जिसमें तमाम प्रकार के जो साधन होती है उत्पत्ति के, जैसे आपने कितना प्रोडक्ट तैयार किया उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो सकल घरेलू उत्पाद होता है। अभी मैं समझाऊंगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जब उसमें से जितना आपकी लागत लगी है, लागत मूल्य और ह्रास दर को घटा देंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद में बचेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी में से जब वही ह्रास वाला घटा देंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचेगा, यानी कि जो भी इसमें लाग लपेट की बातें होती, तमाम इधर उधर के तमाम सारी चीजें अपनी तरफ से आपने इंक्लूड किया हुआ है। तो एक देश के सीमा के भीतर जो जितना एक साल में आपने कमाया धमाया है, उसमें जो आपका खर्चा लगा उस खर्चे को निकाल दीजिए, जो ह्रास दर लगी उसको हटा दीजिए। ह्रास दर मतलब कि जो भी आपका खर्चा पानी लगा कुल मिलाकर के उसको घटा दीजिए, शुद्ध निकल आएगा। ऐसे सकल में से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये दोनों यानी सकल घरेलू उत्पाद से कुछ घटाएंगे तो एनडीपी निकल आएगा, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद से कुछ घटाएंगे तो एनएनपी निकल आएगा। दोनों के बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। तो इकाई संख्या 1 में बेसिकली आज की वीडियो के माध्यम से ही देखेंगे। अब इकाई संख्या 2 में आपको गरीबी और असमानता की अवधारणा के बारे में अध्ययन करना है, इसको समझते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको इकाई संख्या 2 में? इकाई संख्या 2 में गरीबी की अवधारणा और उसकी परिभाषा को समझना है। फिर उसके बाद में गरीबी का दुष्चक्र जो होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर असमानता की अवधारणा और उसकी परिभाषा को देखना है। लारेंज वक्र क्या है, गिनी गुणांक जो होता है उसके बारे में, आय वितरण का माप होता है इसी गुणांक के माध्यम से, उसको देखेंगे। फिर इसके साथ साथ मानव विकास सूचकांक जिसको एचडीआई कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करना है। शारीरिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक जिसको पीक्यूएलआई यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे, इसके साथ साथ आपको पढ़ना है किसके बारे में, इसके साथ साथ जीवन गुणवत्ता सूचकांक जिसको क्यूएलआई कहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। भूख सूचकांक के बारे में, हंगर इंडेक्स के बारे में आपको पढ़ना है। खुशी सूचकांक क्या होता है, इनका मापन होता रहता है समय समय पर। हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, विकास और सतत विकास की अवधारणा के बारे में समझेंगे। सतत विकास का लक्ष्य जिसको आप एसडीजी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिसको एसडीजी 2015 में आया था, इस लक्ष्य रखा गया है। 17 लक्ष्य रखे गए हैं जिनको 2030 में पूरी होने की संभावना रखी गई है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इकाई 3 की अगर बात किया दोस्तों, इकाई 3 में अगर आप देखेंगे, इकाई 3 श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था तथा विकास के बारे में, विकास के जो तत्व होते हैं सिद्धांत होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम सारे विद्वानों की चीजें आपको पढ़नी है, खास करके लेविस मॉडल के बारे में आपको पढ़ना है, श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था का मॉडल। इसके अलावा रोजन का बड़ी छलांग सिद्धांत जो बिग पुश थ्योरी होता है, जैसे किसी सिद्धांत को या किसी उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए तो कैसे धक्का देकर के उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। किस पर पुश ज्यादा जो है, पुश फैक्टर मतलब किसी चीज को फोकस किया जाए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ और जतन किए जाए, ठीक है। नेल्सन का स्तरीकृत संतुलन जाल, लेबल इक्विलिब्रियम ट्रैप सिद्धांत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संतुलित बनाम असंतुलित विकास, ये आपको पढ़ना है। रोस्टो के आर्थिक विकास के तमाम सारे जो मॉडल हैं, चरण है रोस्टोज, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि के इसके बारे में। इसके अलावा हेरोल्ड डोमर मॉडल के बारे में आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है दोस्तों, बहुत ही बारीकी के साथ यहाँ पर चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और बहुत ही बारीकी के साथ आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हमारे दोनों चैनल को करिकुलर मास्टर, बीए करेकर और शुक्ला डी पॉइंट सभी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इकाई संख्या 4 में आपको जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत इन सभी के बारे में पढ़ना है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी क्या है, जनसंख्या को की समृद्धि की सीमा के रूप में आपको देखना है। समावेशी विकास की अवधारणा और भारत के संदर्भ में विशेष करके आपको पढ़ना है। बाजार विफलता के क्या होती है, सरकार विफलता क्या होती है, यानी कि मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट फेलियर, ये सब पढ़ना है। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की भूमिका क्या होती है इसमें, उसके बारे में पढ़ना। लिंग और विकास यानी जेंडर एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिकली हर एक चीज के बारे में आपको जानना है जो मैंने यहाँ पर रखा है, तो ये सब चीज आपको पढ़नी है। को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल है जहां पर को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी बेहतर अंदाज में करवाई जाती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्ला डी पॉइंट पर आप यह वीडियो देख रहे हैं। बीए करेकर हमारा तीसरा चैनल, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इकाई संख्या 5। इकाई संख्या 5 में आपको क्या पढ़ना है, इकाई संख्या 5 में आपको पढ़ना है विकास और अविकास का एक परिचय।
गरीबी के दुष्चर, गरीबी, कम आय, कम बचत, कम निवेश, कम उत्पादन, पुनः गरीबी। ठीक है, जैसे गरीबी होगी तो कम आय होगा, कम बचा पाएंगे, कम निवेश कर पाएंगे, उत्पादन कम होगा, जिससे फिर से गरीबी आपको आ जाएगी। यानी गरीबी का दुष्चक्र यही होता है, गरीबी कभी उबर नहीं पाती। यानी गरीब व्यक्ति क्या करेगा, मान लेते कमाने लगा तो कम ही कमाएगा, जितना कमाएगा उतना खा लेगा, बचत भी उसकी कुछ नहीं हो पाएगी, यानी कम बचत होगी। जब कम बचत होगी तो निवेश नहीं कर पाएगा कहीं पर, जब निवेश नहीं कर पाएगा तो उत्पादन उसका कम हो जाएगा, और उत्पादन कम रहेगा तो फिर दोबारा गरीबी की ही चंगुल में जकड़ा रहेगा। तो गरीबी का दुष्चक्र कुछ इस तरीके से चलता है, इसके समझेंगे। पराश्रयता का सिद्धांत, दुर्विकास का सिद्धांत, द्वैधवादी सिद्धांत, तकनीकी, वित्तीय, संगठनात्मक, ये सब सिद्धांत है दोस्तों किसके, मतलब ये विकास और अविकास के। द्वैध अर्थव्यवस्था का मॉडल पढ़ना है, लेबिस का मॉडल, रेनिस फेई, जॉनसन, पराश्रयता सिद्धांत, ये सब सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना होता है इकाई 5 में। इन सभी के आपको मिल जाएंगे दोस्तों, सभी के यूनिट वाइज नोट्स, हर एक यूनिट के नोट्स आपको मिलेंगे विथ आंसर शीट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक यूनिट से। इकाई 6 के नोट्स आपको इन सभी के बारे में मिलेंगे ऐसे हैंड रिटन बढ़िया तरीके से। अभी इकाई संख्या 1 का नोट्स आप देखेंगे, ऐसे ही प्रत्येक इकाई का नोट्स रहेगा, और हर एक इकाई के नीचे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रख दिए गए हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण चीजें सब कुछ रखी। हिग्स का मॉडल, प्रौद्योगिकी प्रगति के मॉडल में हिग्स का मॉडल, हेरोल्ड मॉडल, सोलो मॉडल, कैल्डोर मॉडल और मिलरेज का मॉडल, ये सभी विद्वानों के मॉडल, 5 मॉडल पढ़ने हैं प्रौद्योगिकी प्रोग्रेस के। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर इकाई संख्या 7 की अगर बात किए तो अंतरजातीय वृद्धि और संचयन सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, अंतरजातीय वृद्धि, संचयन सिद्धांत, अधिगम की भूमिका, शिक्षा और अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। फिर इसके बाद में इकाई संख्या 8 में आपको विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सहायता और वित्त के बारे में आपको यहाँ पर देखना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, विकासशील देशों में सहायता, विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका, ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने इकाई संख्या 8 में। इस तरीके से आपकी 8 इकाइयां कंप्लीट होंगी दोस्तों। फिर उसके बाद में हम अध्ययन करने वाले हैं अब आर्थिक समृद्धि एवं विकास के मापन का अर्थ और परिभाषा। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये पहली इकाई है जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। नोट्स आप देख लीजिए, ऐसे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या डिफरेंस है, चार्ट के माध्यम से, तुलनात्मक चार्ट के माध्यम से आपको अंतर समझ में आएगा। प्रमुख अर्थशास्त्रियों के हिसाब से परिभाषा आपको मिलेगी। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़िया तरीके से माइंड मैप के माध्यम से सारी चीज समझाने का प्रयास। ठीक है, आर्थिक विकास के बारे में, हर चीज के बारे में आपको चीजें मिलेंगी। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद क्या, जीडीपी क्या है, इसको समझाने के लिए विशेष तरीके के तमाम उदाहरण के साथ सरल भाषा में चीजों को समझाई जाएंगी। और नोट्स की क्वालिटी आप देख ही पा रहे हो किस तरीके से नोट्स की क्वालिटी आपके समक्ष है। ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, हर एक इकाई का नोट्स आपके लिए मिलेगा दोस्तों। हर एक यूनिट के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको मैंने पहले सिलेबस समझाया हुआ है। अब सिलेबस के बाद में आप देखिए कि कैसे इन सभी यूनिट के, यानी इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक का सभी का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। आपको कोई किताब, कोई सीरीज लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ इकट्ठा मिलेगा। इकोनॉमिक्स के अलावा आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट होगा वो सारा मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। आपको एसएमएस कर देना है 9984 039 139, इस नंबर पर आपको मात्र व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस कर देना है, आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर देना है, अपने सब्जेक्ट का नाम, और आपके सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर। तो दोस्तों 5th सेमेस्टर, संपूर्ण 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। 100 रुपए फीस दोस्तों बहुत कम रखी गई है। आप देखते हैं, एक सब्जेक्ट की आप मार्केट से सीरीज लाने जाते हैं, आप उसका दाम कितना खर्च करके आते हैं। एक पेपर का सीरीज का दाम 60 रुपए है। आपको इकोनॉमिक्स के 2 पेपर की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, यानी कि 2 पेपर ये, ठीक है, 2 सीरीज ये खरीदेंगे। और पॉलिटिकल साइंस मान लेते दूसरा आपका सब्जेक्ट है तो 2 पेपर उसकी, ठीक है, तो 4 पेपर ये हो जाएंगे। और एक आपका होगा को करिकुलर, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, ठीक है, तो एक पेपर वो हो जाएगा, इसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। यानी कुल मिलाकर के आपको 5 सीरीज लेनी पड़ेगी। 5 सीरीज का दाम दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 300 रुपए दोस्तों आपको यहाँ से जो है खरीदने पड़ेंगे, 300 रुपए का एक सेमेस्टर में। ठीक है, और वही चीज अगर आप 2 सेमेस्टर, 5th एंड 6th सेमेस्टर दोनों का एक साथ फीस जमा करेंगे तो आपके लिए फीस केवल 150 रुपए रखी गई है। लेकिन अगर आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर का, मतलब 5th सेमेस्टर का आप देखिए 300 रुपए सीरीज में खत्म करते हैं, तो 2 सेमेस्टर का कितना हो जाएगा, 600 रुपए आप सीरीज खरीदने में खर्च करते हैं। ये 600 रुपए आपका केवल सीरीज में नोट्स खरीदने में आपका चला जाता है। वो 600 रुपए आपका बच जाएगा अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो 5th एंड 6th सेमेस्टर दोनों एक साथ फीस जमा करेंगे। वैसे तो 5th सेमेस्टर की फीस दोस्तों कितने रुपए है,
₹100 फीस है, ठीक है। लेकिन अगर 5th एंड 6th का जो, चूंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं गुरुजी 5th एंड 6th का इकट्ठा फीस जमा करेंगे तो हमारे लिए कुछ जो है मुरव्वत की जाएगी, कुछ रियायत करेंगे आप या कुछ छूट रखेगी? बिल्कुल छूट, ₹50 की छूट सीधे सीधे है। 5th सेमेस्टर का फीस ₹100 है, 6th सेमेस्टर का फीस भी ₹100 आपका लगेगा बाद में, लेकिन इकट्ठा जमा करेंगे तो ₹200 आपका नहीं खर्च होकर के केवल ₹150 खर्च होगा, ₹50 की इसमें भी बचत होगी। यानी जो चीजें आप ₹600 की मार्केट से खरीदते हैं वही चीज या उससे बेटर चीज वो आपको मतलब कि सब कुछ नहीं मिलता। एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाता हूं, कई सारे प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, पिछले कई वर्षों के सॉल्व पेपर, ये सब आप चीजों को यहाँ पर मिलते हैं। तो ₹150 फीस में आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा सभी सब्जेक्ट का और को करिकुलर का भी, ठीक है। अब यहाँ से मेरे हिसाब से जो है आपके लिए 5th एंड 6th वाला इकट्ठा फीस जमा करना ज्यादा बेटर है, ₹150 फीस, ठीक है। 5th सेमेस्टर अगर आप लेना चाहते तो केवल ₹100 फीस में 5th सेमेस्टर का मिलेगा, दोनों का मिलेगा। 5th और 6th सेमेस्टर का फीस इकट्ठा जमा कर दीजिए, पहले 5th का पढ़ाया जाएगा, जब 5th का पेपर हो जाएगा आपका नवंबर दिसंबर में, फिर उसके बाद में 6th सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट होगी, फिर वहां पर आपको मिलता रहेगा। फीस कैसे जमा करना, जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे इतना लिख करके आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर अगर आपको केवल 5th सेमेस्टर का फीस जमा करना है तो केवल ₹100 जमा कीजिएगा, वहां पर बताया जाएगा व्हाट्सएप पर। और अगर दोनों का जमा करना है तो दोनों के लिए मात्र ₹150 फीस जमा कर दीजिए। मेरे हिसाब से तो यही 1 साल तक फुर्सत, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, कोई किताब कोई सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं, कॉलेज जाते नहीं जाते कोई मैटर नहीं करता, सब कुछ आपको इकट्ठा मिल जाएगा, ठीक है। अब फीस जमा कर देंगे उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर जब भी क्लास कोई होगी तो उसकी लिंक भी जाती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस नोट्स को लेने पीडीएफ मतलब इस व्हाट्सएप में जोड़ने के लिए कि यहाँ पर आपको पीडीएफ इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक सभी यूनिट के पीडीएफ मिल जाते हैं, प्लस में सभी विषय के नोट्स को करिकुलर का भी, और माइनर का पेपर होगा नहीं, मेजर के दोनों पेज मतलब कि दोनों पेपर की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो ये सब आपके लिए मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजेपी आर्य बरेली रोहिलखंड, जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी सहारनपुर, ऐसे तमाम मतलब जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि आपका महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जैसे कि आपका और भी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं दोस्तों, जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु हो गया, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय हो ही गया अपना, ठीक है। इसके साथ ही साथ में आपके और तमाम विश्वविद्यालय जैसे कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, और ऐसे तमाम प्रकार के अन्य विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। स्टेट यूनिवर्सिटी के समस्त सिलेबस आपके इसी में कवर हो जाएंगे, तो आप एसएमएस कीजिए मात्र 9984 039 139 पर और अपना लुत्फ उठाइए, आराम से पढ़िए, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप तुरंत जो है एसएमएस कीजिए, देर मत कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इकाई 1 को बढ़िया तरीके से समझा करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलेगी मात्र और मात्र ₹100 फीस में, पूरा 5th सेमेस्टर, ₹150 फीस में 5th और 6th दोनों 1 साल तक सभी सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप देखें, आप समझने का प्रयास करें। पहली इकाई, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ और परिभाषा लिखेंगे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि मतलब कि एक निश्चित समय में, समय की अवधि मतलब समय में, एक निश्चित समय में, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 महीना 2 महीना, हालांकि 1 साल ही निकाला जाता है। तो किसी निश्चित समय अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में जो मात्रात्मक वृद्धि होती है, जैसे मान लेते हैं 1 साल में आप जो है 2012 में दोस्तों, 2000 मान लेते हैं 26 चला, 2026 में आप जो है उत्पादन आपका हुआ, मान लेते एक जो है, मान लेते कि जो है आपने उत्पादन किया कितना, मान ले उत्पादन किया कोई भी चीज आपने 100 वस्तुओं को बनाया, ठीक है, 100 वस्तुओं को बनाया, ठीक है। तो कुल उत्पादन कितना आपने वस्तु और सेवाओं को मिलाकर के 100 संख्या में बनाया। अब 2027 में अगर उसी चीज को हम 1 साल का समय देकर के इसको अगर चर्चा करें तो 2000 इसमें हमने क्या किया, मान लेते हैं हमने 120 वस्तुओं का निर्माण किया, सेवाओं को बनाया, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, 20% क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, 20% क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। तो यही मात्रात्मक वृद्धि कहलाती है। यानी आपको साफ साफ दिखाई पड़ा कि पहले हम 2026 में 100 वस्तुओं का निर्माण करते थे और 2027 में हम 120 वस्तुओं का निर्माण करते हैं, अर्थात 20% की बढ़ोतरी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो मात्रात्मक जो वृद्धि होती है उसे ही आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है।
यह मात्रात्मक वृद्धि होती है, गुणात्मक गुणवत्ता में परिवर्तन इसमें आवश्यक नहीं होता, यानी क्वालिटी बढ़े या ना बढ़े लेकिन क्वांटिटी जरूर बढ़े। आज आप 10 रुपया कमाते हैं, कल आप जो है या एक साल बाद आप जो है 20 रुपया कमाने लगे, तो वो आपका क्या हो गया, मात्रा में आपकी बढ़ोतरी हुई। हालांकि आपके विचार बदले या ना बदले, आप किसी को 10 रुपया खिलाएं या ना खिलाएं, लेकिन ये हो गया कि भाई आपका बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो ये आर्थिक विकास होता है, सॉरी आर्थिक वृद्धि होती है। आर्थिक विकास में दोस्तों हर एक चीज शामिल हो जाती है, गुणवत्ता यानी क्वालिटी और क्वांटिटी, मात्रा और क्वालिटी दोनों उसमें शामिल हो जाती है विकास के अंतर्गत। लेकिन ग्रोथ में केवल मात्रात्मक चीजें ही शामिल होती है। आर्थिक विकास का अर्थ और परिभाषा दूसरी देखें, किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, संरचनात्मक परिवर्तन, तकनीकी प्रगति, सामाजिक न्याय और मानव कल्याण में वृद्धि होती है, तो उसको आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो आर्थिक विकास यह होता है जिसमें आपको मात्रात्मक वृद्धि भी होती है, साथ ही साथ में आपकी क्वालिटी भी सुधरती है, यानी कि कोई भी चीज, जैसे मान लो चीनी का दाना, आप पहले बहुत छोटा छोटा बहुत निम्न क्वालिटी का बनता था 2026 में, ठीक है। अब वही चीनी का दाना दोस्तों पहले बहुत छोटे महीन दाने का बनता था, और जो है 100 जो है किलो चीनी तैयार होती थी एक साल में, मान लेते हैं, ठीक है। अब 2027 में अगर उसको तुलना करें तो वही चीनी का दाना थोड़ा मोटा हो गया, क्वालिटी भी उसकी बेस्ट हो गई और बढ़िया तरीके से चीनी बनने लगी, ठीक है, शुद्धता भी उसमें आ गई। और वही चीनी 120 जो है बोरी या 120 किलो आप तैयार कर पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी मात्रा 120 यानी 20 बोरी चीनी में बढ़ोतरी हुई या 20 किलो चीनी में बढ़ोतरी हुई, साथ ही साथ में चीनी की क्वालिटी में भी बढ़ोतरी हुई। तो जब क्वालिटी यानी गुणवत्ता और क्वांटिटी यानी मात्रा दोनों में बढ़ोतरी होती है, तब हम उसको दोस्तों आर्थिक विकास कहते हैं। लेकिन जब केवल मात्रा में ही परिवर्तन हो, ठीक है, तो उसको हम आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। तो वृद्धि केवल मात्रा में होती है, जैसे शरीर की वृद्धि, शरीर का हाथ बढ़ जाए, पैर बढ़ जाए, आपका सर बढ़ जाए, ये हो गया दोस्तों वृद्धि। लेकिन विकास क्या होगा, आपके शरीर भी बढ़ती रहे, आपका हाथ पैर नाक कान सब कुछ बढ़ता रहे, इसके साथ साथ आपके विचार भी बढ़े, आपकी गुणवत्ता भी बढ़े, आपके जो है सोचने समझने के तौर तरीके, पढ़ने लिखने का तौर तरीका भी बढ़े, तो आपका आर्थिक विकास हो जाता है। यानी आर्थिक समृद्धि केवल मात्रा में बढ़ोतरी को देखती है, जबकि आर्थिक जो विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, वो संपूर्ण विकास को या संपूर्ण जो है डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ये चीज होती है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों दोनों के बीच में डिफरेंस समझ, तो आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है, दोनों को आपने समझ लिया। अब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर समझते हैं दोस्तों। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अगर अंतर की अगर बात की जाए, तो अंतर को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, और सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लियर। चले, तो अब दोनों में अंतर देखिए। आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ, यह मात्रात्मक वृद्धि होती है, जबकि आर्थिक विकास गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव सुधार के साथ भी वृद्धि होती है, यानी कि इसमें मतलब की मात्रा भी बढ़ती है और मतलब की गुणात्मकता भी बढ़ती है, ठीक है। इसमें केवल उत्पादन वृद्धि होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करता है, आर्थिक समृद्धि केवल उत्पादन में बढ़ोतरी करता है, जबकि आर्थिक विकास उत्पादन के साथ साथ जीवन के स्तर में भी सुधार लाता है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि अल्पकालीन भी हो सकती है, कम समय के लिए भी हो सकती है, लंबे समय के लिए भी हो सकती है, लेकिन आर्थिक विकास दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक दो दिन में या एक आध दो साल में नहीं, लंबे समय में 10-12 सालों में 5 सालों में दिखाई पड़ता है आपको। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक नहीं होता है, यानी कि संरचना बदले या न बदले, आर्थिक समृद्धि में ये जरूरी नहीं होता है। आर्थिक विकास में संरचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं। आर्थिक समृद्धि जीवन स्तर में सुधार आवश्यक इसमें नहीं होता है, जबकि आर्थिक विकास में जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सभी में सुधार होता तब आर्थिक विकास कहा जाता है, ठीक है। केवल उत्पादन बढ़ने से आर्थिक समृद्धि कहा जाएगा, लेकिन उसमें जीवन स्तर में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो, तो वो आपका आर्थिक विकास कहा जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाएगा, ठीक है। इसका मापन दोस्तों किसका, आर्थिक समृद्धि का जीडीपी, जीएनपी आदि से किया जाता है, यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जो है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, इनके माध्यम से आर्थिक समृद्धि को मापा जाता है। आर्थिक विकास को मानव विकास सूचकांक एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से जीवन स्तर की गुणवत्ता, प्रति व्यक्ति आय, इन सभी से जो है मापा जाता है। तो ये होता है दोस्तों, दोनों के बारे में आपने अंतर भी समझ लिया, यानी आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर भी आपने देख लिया। अब कुछ विद्वानों के अनुसार परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। जैसे प्रोफेसर पीए सैमुअल्सन कहते हैं
कि जब किसी देश की उत्पादन क्षमता की संभावित सीमा क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ती है तो इसे आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि कहा जा सकता है। यानी क्या होता है, यानी उत्पादन क्षमता, आपने सोचा था कि 10 किलो मिलेगा और उत्पादन हम कर पाएंगे एक साल में, लेकिन वही चीज अगर आप 20 किलो कर पाते हैं तो वो आपका आर्थिक वृद्धि को दिखाता है। प्रोफेसर गुलीक और उर्बिक कहते हैं कि दीर्घकाल में, लंबे समय में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। वहीं पर नरसिम्हन साहब कहते हैं कि आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ संरचनात्मक परिवर्तन भी होता है। अगर इसको एक सरल उदाहरण के माध्यम से आपको समझने का प्रयास करें तो समझिएगा, जैसे यदि किसी देश में एक वर्ष में गेहूं का उत्पादन 100 टन से बढ़कर के 120 टन हो जाता है तो यह आर्थिक समृद्धि होती है। लेकिन यदि इसके साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ जाती है, शिक्षा भी बढ़ जाता है, स्वास्थ्य भी बढ़ जाए, आवास भी बढ़ जाए, रोजगार के अवसर भी मिल जाए, इन सभी में सुधार हो जाए तो आर्थिक विकास भी उसी के साथ हो जाता है। ठीक है, यानी गेहूं केवल 100 टन से 120 टन हो गया, मैंने उदाहरण आपको समझा ही रखा था, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आर्थिक समृद्धि और विकास का एक चार्ट के माध्यम से समझे। आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि, इसका मापन दोस्तों जीडीपी से, जीएनपी से किया जाता है। आर्थिक विकास क्या है, गुणात्मक सुधार होता है, क्वालिटी में सुधार आता है, जीवन स्तर में सुधार आता है और संरचना भी बदलती है। मापन इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पीसीआई, जीवन स्तर, इन सभी के माध्यम से इसका मापन किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आर्थिक विकास का मापन, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे मापन करते हैं आर्थिक विकास का, इसको जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं लाता रहता हूँ। मजा आ रहा होगा पढ़ने में दोस्तों, बिल्कुल पढ़िए आराम से और खूब मजे में रहिए। कोई ना तो कहीं पर आपको भटकने की आवश्यकता है, ना कोई किताब या सीरीज लेने की आवश्यकता है, सब कुछ आपको इकट्ठा मिलेगा। ठीक है, अब देखें आर्थिक विकास का मापन क्या होता है। देखिए, किसी देश की आर्थिक उन्नति या प्रगति का आकलन करने के लिए विभिन्न आर्थिक सूचकों यानी इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है, जिसे आर्थिक विकास का मापन कहा जाता है। इन सूचकों के माध्यम से किसी देश की आय को मापा जाता है, कितना उत्पादन हुआ उसको, और जीवन स्तर और सुख सुविधाओं को, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की तुलना समय के साथ करी जाती है। 2026 में कैसा था, फिर 2027 में कैसा हुआ, इसका मापन जो है इसी के माध्यम से किया जाता है, आर्थिक विकास के माध्यम से। मापन के प्रमुख उद्देश्य यह है दोस्तों कि विकास की वर्तमान स्थिति पता चल जाती है कि विकास कितना हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। क्या हम पहले के समय से आगे बढ़े हैं कि पीछे ही चले गए हैं। समय के साथ विकास की तुलना करते हैं। विकास की गति का आकलन करने के लिए भी हमको जो है मापन करना पड़ता है विकास का। विकास नीतियों और योजनाओं को बनाना और अंतरराष्ट्रीय तुलना करना, इन सभी उद्देश्य से जो है विकास का मापन किया जाता है। ठीक है, यानी डेवलपमेंट को मापने के लिए ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ आप चीजों को समझ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब विकास अंतर यानी कि विकास अंतर, डेवलपमेंट गैप क्या होता है। डेवलपमेंट के विकास अंतर किसे कहते हैं। विकास अंतर से तात्पर्य किसी देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा संभावित आर्थिक स्थिति से है। यानी कि किसी देश की जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है, यानी वर्तमान में आपकी आर्थिक सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है और आपने कितनी संभावना करी है, वह स्थिति कितनी है। यानी कि मान लेते हैं आपके पास 100 टन गेहूं है इस समय, ठीक है, 100 टन गेहूं है और आपने संभावना की कि अगले साल तक 120 टन गेहूं हो जाएगा। इसी 20 के बीच में जो 20 टन का अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी को विकास अंतर कहते हैं। ठीक है, यह अंतर आमतौर पर प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, जीवन स्तर, तकनीकी स्तर आदि के आधार पर मापा जाता है। यह अंतर विकसित और विकासशील देशों के बीच अधिक पाया जाता है। ठीक है, विकास अंतर की प्रक्रिया की अगर बात की है दोस्तों, विकास अंतर के प्रकार की अगर बात की है तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आंतरिक और एक होता है आपका बाह्य विकास अंतर। ठीक है, विकास अंतर की अगर बात की तो कैसे कैसे आपको होता है, देखिए आंतरिक विकास अंतर और बाह्य विकास अंतर क्या होते हैं। आंतरिक विकास अंतर किसी देश से विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों, वर्गों या समूहों के बीच विकास के स्तर को मतलब विकास स्तर में पाया जाने वाला अंतर होता है। जब हम किसी विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों या वर्गों या समूहों के बीच में विकास के स्तर को मापते हैं तो उसमें जो अंतर पाया जाता है उसी को कहते हैं। बाह्य विकास अंतर विभिन्न देशों के बीच में विकास के स्तर में पाया जाने वाला अंतर होता है। जैसे कि विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में जो अंतर होता है उसको बाह्य विकास अंतर के रूप में रख सकते हैं। जब किसी देश के अंदर होता है, किसी दो राज्यों के बीच में, तो वो होता है आपका आंतरिक विकास अंतर। लेकिन जब किसी दो देशों के बीच में होता है, जैसे कि भारत विकासशील देश है और अमेरिका विकसित देश है, दोनों के बीच में जब हम अंतर देखते हैं तो आपको वो जो है बाह्य विकास अंतर की श्रेणी में आ जाता है।
ठीक है, तो ये दोनों अंतर हो गया आपका। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विकास अंतर आपने समझ लिया। अब विकास, आर्थिक विकास के मापन की क्या आवश्यकता है, इस आवश्यकता को भी समझते हैं। दोस्तों आर्थिक विकास के मापन की कई आवश्यकता है। जैसे अगर देखेंगे हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सभी लोग, चले, तो क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए यह जानने के लिए कि देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इसको जानने के लिए आर्थिक विकास का मापना जरूरी हो गया। दूसरी बात, विकास की योजनाओं, यानी कोई भी जो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, तो उस प्लान का निर्माण करने के लिए और उसको मूल्यांकन करने के लिए प्लान कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, प्लान का क्या फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको जांचने परखने के लिए आर्थिक विकास का मापन किया जाता है। संसाधनों के उचित प्रभावी उपयोग के लिए भी जो है आर्थिक विकास के मापन की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ विकास नीतियों में आवश्यक सुधार के लिए भी जो है आर्थिक विकास के मापन की आवश्यकता पड़ी है। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने के लिए भी आर्थिक विकास के मापन की आवश्यकता पड़ती रही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आर्थिक विकास के मापन की कुछ आवश्यकता मैंने आपको बता दी। ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों, एक ही सूचक से विकास की पूरी तरह नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, विकास केवल आय बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि जीवन स्तर में, क्वालिटी में जीवन की सुधार होना चाहिए, वो विकास को डिनोट करता है। विकास का मापन वस्तुगत यानी कि क्वांटिटेटिव और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव दोनों आधारों पर किया जाता है। विकास केवल 100 टन गेहूं से 120 टन गेहूं उत्पादन कर लेना विकास नहीं कहलाएगा, वो केवल वृद्धि कहलाएगा। लेकिन उसके साथ साथ प्रति व्यक्ति इनकम भी बढ़ोतरी हो, जीवन स्तर में सुधार हो, खुशहाली सूचकांक भी बढ़े, वो होता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों के बारे में आपने समझ लिया बहुत बारीकी के साथ। अब विकास मापने के प्रमुख आधार देख लेते हैं। विकास मापने के क्या क्या आधार होते हैं, किन किन आधारों पर विकास को मापा जाता रहा है। ठीक है, समझते हैं। विकास मापने के कई आधार है। पहला है आर्थिक आधार, यानी कि प्रति व्यक्ति आय माप लो, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, पूंजी निर्माण, बचत, निवेश आदि के आधार पर विकास का मापन किया जाता है इसमें। दूसरा है सामाजिक आधार, यानी शिक्षा में कितनी बढ़ोतरी हुई, स्वास्थ्य कैसा सुधरा, पोषण के स्तर में कितनी बढ़ोतरी हुई, पेयजल कैसा है, शुद्ध क्वालिटी का, आवास, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, इन सभी के स्तर में सुधार को विकास का मापदंड माना जाता है। ठीक है, मौलिक सेवाओं की अगर बात की जाए तो मौलिक सेवाओं में भी आप देखते हैं विकास का जो मॉडल है वो आपको दिखाई पड़ता है। मौलिक सेवाओं के आधार, जैसे सड़क कितनी बढ़ गई, नितिन गडकरी के आने से सड़क का विकास काफी अच्छा हुआ है। लेकिन E20 का तमाम मामला चल रहा है, इसको लेकर के उनको घेरा जा रहा है। हालांकि क्या सही क्या गलत है उसको लेकर के मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सड़क कैसी है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, परिवहन के लिए कैसी चीजें हैं, संचार, बैंकिंग, इंटरनेट जैसी सुविधाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता को विकास मापने का आधार माना जाता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। मानव विकास आधार की अगर बात की जाए तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर मापा जाता है। तो ये सब चीजें भी आपको यहाँ पर मापने का आधार है। गुणात्मक आधार में जैसे जीवन की गुणवत्ता, जीवन की क्वालिटी, पर्यावरण की स्थिति कैसी हुई, लैंगिक समानता यानी महिला पुरुष में जो भेदभाव है वो कम हुआ कि नहीं, लोकतंत्र सफल है कि नहीं सफल है, इन सभी को भी माप करके विकास का आकलन किया जाता है। तो विकास को मापने के लिए इन सभी आधारों का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक आधार हो, सामाजिक आधार हो, मौलिक सेवाओं का आधार हो, मानव विकास आधार हो या गुणात्मक आधार हो। इनके आधार पर दोस्तों हम विकास को मापते हैं, डेवलपमेंट को मापते हैं। किसी भी देश का सर्वांगीण विकास केवल आर्थिक नहीं होता है कि केवल पैसा रुपया बढ़ जाए तो वह देश बहुत अमीर हो जाएगा, इसका मतलब यह नहीं है। विकास का मतलब है कि सामाजिक सुधार भी हो, सांस्कृतिक सुधार हो, राजनीतिक सुधार हो, पर्यावरणीय विकास हो, इकोनॉमी डेवलपमेंट के साथ साथ इन सभी का भी विकास समन्वित रूप से होना चाहिए, तब वह विकास संपूर्ण माना जाता है। ये रहा विकास। तो आर्थिक विकास के बारे में मापने की तमाम चीज आधार वगैरह मैंने आपको समझा दिया। आप समझते दोस्तों GDP क्या है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। कोई चीज आपको समझ में ऐसा है कि नहीं आई है, बताने का प्रयास कीजिएगा, सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। चले, अब GDP किसे कहते हैं, GDP मैंने GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ग्रास मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट अंग्रेजी में, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। GDP का अर्थ समझे पहली बार, GDP होती क्या है। GDP की अगर बात की जाए दोस्तों, लिखेंगे किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में, यानी कि जैसे मान लेते हैं ये भारत देश है अपना, इस भारत देश में रह रहे जितने भी लोग हैं, ये भारत देश है, इस देश की सीमा के अंतर्गत
जितने भी मनुष्य यहाँ पर रहे, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, केरल का हो, आंध्र प्रदेश का हो, गुजरात का हो, उड़ीसा का हो, छत्तीसगढ़ का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, कहीं का हो, सिक्किम का हो, कहीं का हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश कहीं का हो, कर्नाटक, ठीक है, गोवा, मुंबई कहीं का भी हो, वो पूरे एक देश में, यानी कि जब मतलब पूरे भारत देश में रह रहे लोग, ठीक है, एक निश्चित अवधि यानी कि समानता 1 साल मान लेते हैं, यानी पूरे भारत देश में रह रहे व्यक्ति 1 साल में कुल कितना रुपया पैसा कमाते हैं उत्पादन के साधन, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। जैसे आपने कितना वस्तुएं बनाई, मान लेते हैं आपने 10 वस्तुएं बनाई हैं, ठीक है, और सेवाएं आपने 10 उत्पादित की हैं, 10 सेवाएं बनाई और 10 उत्पादित आपने जो है वस्तुएं तैयार की, इनका मार्केट वैल्यू मान लेते हैं, इनका इसका जो है 200 रुपए मार्केट वैल्यू है, और इसका मार्केट में यानी इन वस्तुओं को अगर मार्केट में बेचेंगे तो मान लेते 200 रुपया मिला, सेवाओं को अगर बेचेंगे तो आप मान लेते हैं कि 150 रुपया प्राप्त हुआ, तो 150 रुपए सेवाओं से और 200 रुपए आपका प्राप्त हुआ किससे, वस्तुओं को बेचने से, 1 साल के अंदर जितनी आपने बनाई, ठीक है, इस सीमा में जितने भारत देश में लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसी के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मान लेते हैं अब इसमें 200 और 150 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 350 जो रुपया होगा, ये कितना हो जाएगा, इसी को बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी यही मौद्रिक मूल्य है। अच्छा, इसी में से अगर जीएनपी निकालना हो आपको तो कैसे निकालेंगे, जीएनपी ग्रास नेट प्रोडक्ट कहा जाता है। जीएनपी की अगर नेट, हाँ नेट एनडीपी इसको कह सकते हैं, एनडीपी कहा जाता है दोस्तों। एनडीपी की बात की जाए, एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, इसमें से क्या होता है, मान लेते हैं 10 वस्तुओं को बनाने में आपका 2 रुपया का खर्चा लगा है, ठीक है, और हरास दर तमाम प्रकार के जो है आवागमन का जो आपने काम किया, संचार में जो आपने खर्चा किया, जो आपने तमाम सारी चीजें आपने कुछ पैसा लगाया, उसमें जो खर्चा वगैरह किया, खर्चा 2 रुपए का आया, 8 रुपए का मतलब कि आइए इसमें, और 10 सेवाओं को बनाने में आप मान लेते हैं कि 3 रुपए का खर्चा आपने दिया, 3 रुपए का आपका खर्चा लगा, तो ये 3 और 2 5 रुपए को मिलाकर के आपका हरास दर होता है, इसी को हरास दर कहते हैं। तो जब हम जीडीपी में से हरास दर घटा देते हैं, यही 5 रुपया जो आपका लागत लगा है, वही 5 रुपया हम घटा देते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है, जब यही मतलब कि 5 चीजें, मतलब कि 10 चीज बनाने में 250 मतलब कि 200 रुपए लगा, तो मान लेते हैं कि 20 रुपए यहाँ पर लगा, तो 20 रुपये हमने घटा दिए 200 में से, कितना बचेगा आपका 180 रुपए ये बचेगा, और इसमें में से मान लेते हैं हमारा कितना हो जाएगा 30 रुपए, इसमें से आपने घटाया तो कितना बचा 120 ये बचा। अब 120 और इसको जोड़ देंगे कितना बचेगा आपका, ठीक है 300 रुपए। अब यही 300 रुपए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यही 300 रुपए आपका क्या हो जाएगा, यही 300 रुपए दोस्तों आपका बचेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो एनडीपी जीडीपी में से जब जो है जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें में से जितना खर्चा आपका लगा है उस खर्चे को घटा देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल आएगा, यही होता है जीडीपी आपका, ठीक है। जीडीपी आपने समझा और एनडीपी आपने समझा। अब आगे चल करके आप जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी के बारे में, और फिर उसके बाद में जो है एनडीपी के बारे में, सबके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो पहले जीडीपी आपको समझ आ गई क्या होता है, यानी कि लिखेंगे कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि यानी 1 साल में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक व्यापक सूचक है जिसका उपयोग किसी देश की आर्थिक गतिविधियों के समग्र स्तर को मापने के लिए जीडीपी का मापन किया जाता है। इसमें देश के सभी क्षेत्र, खास करके कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, इन तीनों के जो है समस्त जो है उत्पादित वाले जितने भी अंतिम उत्पाद होते हैं उनको शामिल करके उनका जो बाजार का रेट है उसको रेट निकाल करके जितना भी चीज मिलता है उसी को ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। जीडीपी ये होता है जीडीपी। मेरे हिसाब से जीडीपी समझ में आ गया होगा। जीडीपी की विशेषताओं की अगर बात की जाए दोस्तों तो जीडीपी की कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि यह एक मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव सूचक है, जितना भी उत्पादित मात्रा आपने की है उसका मौद्रिक मूल्य ही इसमें आपका मापा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ा जाए दोस्तों। चले, तो जीडीपी आपने समझ लिया क्या होता है, जीडीपी को आपने समझ लिया दोस्तों क्या होता है। तो ये जो जीडीपी बस केवल मात्रा को दिखाती है, इसमें क्वालिटी उसमें नहीं होती। या एक निश्चित अवधि यानी आमतौर पर 1 साल का मापन होता है कि 1 साल में किसी देश में कितना उत्पादन किया गया और उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, उसी मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। इसमें केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाएं शामिल की जाती हैं। इसका मापन यानी कि आपने जैसे अंतिम वस्तुएं, जैसे आपने ये नहीं हुआ कि आपने जो है
गन्ने को उत्पादन करके गन्ना भी बेच लिया और चीनी का भी लगा लिया, दोनों का नहीं लगेगा। यानी ये अंतिम वस्तुएं जो तैयार होगी, माल जो बनेगा, जैसे चमड़ा उद्योग में आपने चमड़ा खरीदा तो उसका वो नहीं होगा। चमड़े से तैयार जो चप्पल है आपकी, उस चप्पल का जो मार्केट वैल्यू होगी उसका ध्यान, यानी अंतिम वस्तुएं जो फाइनल प्राइस होती है, फाइनल जो उत्पादन तैयार हुआ आपका, फाइनल जो मामला तैयार हो उसका मूल्य देखा जाता है। इसका मापन बाजार मूल्य पर किया जाता है, यानी मार्केट वैल्यू उस समय कितनी, उसके आधार पर। यह देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दर्शाता है और देश की आर्थिक गतिविधियों का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है, ये जीडीपी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर जीडीपी की बात की जाए तो कुछ याद रखने योग्य बातें ये है कि जीडीपी में केवल अंतिम वस्तु और सेवा शामिल होती है। दूसरी बात, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल इसमें नहीं किया था। मैंने आपको बताया जैसे कि चप्पल बनाने में क्या क्या लगा उसको नहीं देखेंगे, चप्पल फाइनल जो प्राइस बना उसमें और कितना आपका खर्चा लगा वो उसको निकाल करके, तब उसको भी लगा करके भी आप फाइनल प्राइस मान सकते हो उसको। जब उनमें से निकालेंगे तो एनडीपी बनेगा। ठीक है, जीएनपी तो किसी मतलब या किसी देश की उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। जीडीपी जितना अधिक होगा देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ मानी है। जितनी जिस देश की जीडीपी जितनी अधिक है उस वह देश उतना ही विकसित है। यह आर्थिक समृद्धि मापने का एक प्रमुख सूचक है, यानी कि ये केवल मात्रा में परिवर्तन को दिखाता है, इसलिए यह केवल आर्थिक समृद्धि को मापता है जीडीपी। ठीक है, आर्थिक विकास को यह नहीं मापता। आर्थिक विकास में जीडीपी का मापन उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन जीडीपी शामिल होता है उसमें। अब जीडीपी कई प्रकार की होती है। पहली जीडीपी होती है दोस्तों कौन सी, पहली जीडीपी आपकी होती है जीडीपी आपकी कौन कौन सी दोस्तों, यहाँ पर कई सारी जीडीपी आपको दिखाई पड़ेंगी। देखिए, जीडीपी आपके नाम मात्र के जीडीपी जिसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, यह प्रचलित कीमतों यानी कि करंट प्राइस पर मापा जाता है। इसमें मूल्य परिवर्तन का प्रभाव शामिल होता है। ठीक है, मूल्य परिवर्तन हो जाएगा तो उसका भी प्रभाव इसमें शामिल होगा नाम मात्र जीडीपी पर। दूसरी होती है वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी। यह स्थिर कीमतों पर यानी कांस्टेंट प्राइस पर मापा जाता है, स्थिर कीमतों पर। यह उत्पादन में वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। संभावित पोटेंशियल जीडीपी, संभावित जीडीपी यानी यह पूर्ण रोजगार की स्थिति में देश की अधिकतम उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। तो ये तीन प्रकार की जीडीपी होते हैं। ठीक है, जीडीपी की गणना की कई सारी विधियां हैं। उत्पादन विधि यानी प्रोडक्ट मेथड, विभिन्न क्षेत्रों में कुल उत्पादन का योग कर ले यानी कितना उत्पादन किया उसको जोड़ दें। आय विधि यानी इनकम मेथड, कारक आय जैसे कि मजदूरी, लाभ, ब्याज, किराया, इन सभी को जोड़ करके इकट्ठा कर ले। व्यय विधि यानी मतलब कितना आपने खर्च किया, एक्सपेंडिचर, कुल व्यय, उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात, इन सभी को जोड़ दें। इन सभी को जोड़ने के बाद में इन सभी को योग कर ले, जीडीपी आपकी निकल आएगी एक साल में। ठीक है, ये सब चीजें इसमें होती है। अब दोस्तों जीडीपी का सूत्र क्या होता है, जीडीपी में दोस्तों जीडीपी बराबर क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या होता है, सी माने निजी उपभोग व्यय यानी कि इसमें आपका कंजप्शन है, आपने जो उपभोग के लिए व्यय किया, खर्चा किया, वो सी होता है। ठीक है, आई माने निवेश व्यय यानी इन्वेस्टमेंट आपने किया, वो भी इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, जी माने सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पर आपने जो खर्चा किया, गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा किया गया वो सब भी इसमें शामिल, उसको भी जोड़ देंगे। फिर उसके बाद में एक्स माइनस एम, ये क्या होता है, एक्स माने निर्यात, निर्यात में से हम आयात को घटा देंगे यानी एक्स माइनस एम। निर्यात कितना हुआ उसमें से हम आयात को घटा देंगे, यानी जितना आपने खरीदा उसको घटा देंगे, जितना आपने बेचा उसी चीज को जोड़ देंगे, यानी एक्स माइनस एम करके जो भी निकलेगा उसको भी जोड़ देंगे। यानी कि पूरा निजी उपभोग व्यय जोड़ेंगे, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, निर्यात और आयात, इन सभी को मिला करके तब जीडीपी तैयार होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। जीडीपी में शामिल नहीं होने वाली वस्तुएं और सेवाएं कौन कौन सी हैं, देखिए जीडीपी में शामिल जो होती हैं जैसे अंतिम वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं इसमें शामिल नहीं होती हैं। पहली बात, यहां पर थोड़ा सा इसको और बड़ा करके अगर आपको समझाऊं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जीडीपी में दोस्तों देश के भीतर उत्पादित वस्तुएं शामिल होती हैं, घरेलू कार्य जैसे गृहिणियों का कार्य इसमें यानी खाना वाना बनाना, ये सब नहीं शामिल होता है। ठीक है, जीडीपी में बाजार में बिकने वाली वस्तुएं शामिल होती हैं, अवैध रूप से जो गैर कानूनी वस्तुएं हैं या गैर कानूनी गतिविधियां हैं वो सब इसमें शामिल नहीं होती हैं। वहीं पर कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र का उत्पादन जीडीपी में शामिल होता है जैसे, लेकिन हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन वगैरह इसमें जीडीपी में शामिल नहीं होता है। वैधानिक कानूनी गतिविधियां शामिल होती हैं, दूसरे हाथ की वस्तुएं इसमें नहीं शामिल होती हैं। ठीक है, यानी इसे मानते हैं मोटरसाइकिल आपने खरीदा एक बार फिर उसको बेचा तो वो नहीं शामिल होगा इसमें। घरेलू और विदेशी दोनों का योगदान देश की सीमा के भीतर जो होता है वो इसमें शामिल होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है।
तो ये सब शामिल होता है। लेकिन मुफ्त सेवाएं जैसे परिवार में जो मुफ्त सेवाएं मिलती है वो सब शामिल नहीं होती हैं। शुद्ध वित्त यानी लेन देन जैसे शेयर खरीदना, ये सब इसमें शामिल नहीं होता है। तो जीडीपी में सारी चीजें नहीं शामिल होती हैं, ये चीजें शामिल होती हैं। आप इन चीजों को बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जब आपको नोट्स मिल जाएगा आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जीडीपी के लाभ क्या है और जीडीपी की सीमाएं क्या है। ठीक है, जीडीपी का लाभ और हानियां, ठीक है, दोनों को समझते हैं। हानि नहीं होती बल्कि सीमा होती, लिमिटेशंस कुछ होता है। देखिए जीडीपी दोस्तों आर्थिक गतिविधियों का समग्र मापन होता है, यानी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां देश में चल रही है उन सभी को मापने के लिए जीडीपी का सहारा लिया जाता है। नीतियां बनाने में सहायक है जीडीपी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तुलना संभव हो पाती जीडीपी से। रोजगार और आय के स्तर का संकेत देती है जीडीपी। आर्थिक वृद्धि का आकलन करने में जीडीपी मदद करती है। ठीक है, वहीं पर जीडीपी की सीमाओं की अगर बात की जाए तो कल्याण स्तर का सही आकलन नहीं कर पाता है, यानी कि मनुष्य का कितना कल्याण होगा, वेलफेयर कितना होगा, जीडीपी ये नहीं माप पाता। जीडीपी जो कि मात्रा को दिखाता है, ये क्वालिटी को नहीं बता पाता। आय और धन के असमान वितरण की जानकारी नहीं दे पाता। गैर आर्थिक गतिविधियों को शामिल नहीं कर पाता अपने आप में। ठीक है, पर्यावरणीय हानि की उपेक्षा करता है और गुणवत्ता की बजाय मात्रा पर अधिक ध्यान देता है, यानी क्वालिटी पर ध्यान कम देता है, केवल क्वांटिटी पर ध्यान देता है। तो ये इसकी सीमाएं होती हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस है। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं भारत, उदाहरण के रूप में भारत में देखें, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का नाम मात्र जीडीपी जो था लगभग में 295.36 लाख करोड़ रुपए अनुमानित रहा है, या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है, जो भारत की आर्थिक समृद्धि को दिखाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझने का प्रयास किया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। जीएनपी क्या होती है, तो जीडीपी आपको हमने बता दिया। ठीक है, जीडीपी बता दिया। अब जीएनपी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, जीएनपी। ठीक है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट में दोस्तों जीडीपी में क्या शामिल था, जीडीपी में आपका तो यही शामिल था कि भाई जो आपने अपने देश के भीतर रह करके एक साल में जो उत्पादित वस्तुएं थी, सेवाएं थी, उन्हीं का जो बाजार मूल्य है उसको आपने निकाला, वही जीडीपी हो जाती थी। लेकिन जीएनपी क्या है, जीएनपी किसी देश के निवासियों के द्वारा एक वर्ष में देश के भीतर और विदेशों में किए गए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप चाहे भारत में रहे, भारत के निवासी आप हैं, भारत में रहे, चाहे विदेश से आए हुए हैं तो भी, भारत की सीमा के बाहर भी आप हैं, विदेशी विदेश से पैसा कमा रहे, वो सब भी जीएनपी में शामिल हो जाता है। ठीक है, यानी किसी देश के निवासियों के द्वारा एक वर्ष में देश के भीतर और विदेशों से किए गए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार का मूल्य योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यानी इसमें चाहे अपने यहाँ के नागरिक हो या ना हो, विदेश के हो, कहीं के भी हो, अब विदेशों से कमा रहे हैं, उन सभी का एक प्रकार से इसमें शामिल हो जाता है। जीएनपी की गणना कैसे करते हैं, जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी में विदेशों से शुद्ध जो प्राप्तियां होती है उनको भी शामिल कर ले, यानी जो विदेशों से आय मिल रही है उसको भी शामिल कर ले जीडीपी, और जीडीपी में जोड़ दे। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम जो अब्रोड, यानी कि विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध प्राप्तियां उनको जोड़ दीजिए। जीडीपी बराबर प्राप्तियां माइनस भुगतान, जो भुगतान आपने किया है प्राप्तियों के लिए उसको घटा दे, और जो आपने जो शुद्ध विदेशों से प्राप्त मतलब की जो हमको आय हुआ है उस आय को जीडीपी में जोड़ देंगे, जो आपने पहले पढ़ा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल आएगा तब। यानी कि अगर जीडीपी में दोस्तों, जीडीपी में विदेशों से प्राप्त जो है आय उसको भी जोड़ देंगे, शुद्ध प्राप्तियां जोड़ देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, आपका जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट निकल आएगा। जीडीपी दोस्तों ये विदेशों से प्राप्त आय भी इसमें शामिल होती है, जबकि जीएनपी में मतलब कि जीडीपी में केवल सकल घरेलू उत्पाद यानी घरेलू उत्पाद ही शामिल होता है, जो देश की सीमा के भीतर ही एक साल में तैयार किए जाते हैं। दोनों में अंतर समझते हैं। जीडीपी यह देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाली उत्पादन को मापता है। ठीक है, जबकि जीएनपी जो होता है यह देश के निवासियों के द्वारा देश के भीतर और विदेशों में होने वाले उत्पादन को, दोनों को मापता है। ठीक है, यानी देश के अंदर तो चीजें जो चल रही वो तो जीडीपी है, लेकिन देश के बाहर से भी उसमें मिलाकर के इंक्लूड कर दो तो जीएनपी बन जाता है। इसमें केवल यानी जीडीपी में केवल देश के भीतर का उत्पादन शामिल होता है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। क्लियर, चले। तो इसमें यानी जीडीपी में देश केवल देश के भीतर का उत्पादन शामिल होता है, जबकि जीएनपी में देश के भीतर और विदेशों से उत्पादन दोनों शामिल किए जाते हैं। ठीक है, वहीं पर जीडीपी की अगर बात की है तो विदेशी कंपनियों और व्यक्तियों
द्वारा देश में उत्पादित वस्तुएं इसमें शामिल होती है, यानी जो विदेशी कंपनियां हैं जो भारत की सीमा के अंदर रह रही हैं, और जो विदेशी कोई व्यक्ति भी भारत में अगर रह रहा है तो उसको भी जीडीपी में शामिल होता है। यानी जीडीपी बराबर क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी इसमें पूरा शामिल होता है। यानी कोई कंपनी अगर विदेश की है, भारत में अपना सिस्टम बैठाई हुई तो भारत की सीमा के अंदर आ गई, तो विदेशी कोई कंपनी भारत में रह रही है, कोई विदेश का व्यक्ति भारत में रह रहा है, वो कमाएगा तो जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन जब इसमें आप देखते हैं जीएनपी में, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में, तो देश के निवासी व्यक्तियों और कंपनियों के द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुएं इसमें शामिल की जाती है। यानी जो विदेश में भारत का कोई व्यक्ति है, विदेश में कोई कंपनी खोला हुआ है, वहां से पैसा कमाता है, तो वो जीएनपी में शामिल होगा। कोई भारत का व्यक्ति है जो भारत की सीमा के अंदर रह रहा है, विदेशों से पैसा कमा प्राप्त कर रहा है, जैसे कि कोई यूट्यूबर्स वगैरह जो है, वो सब जीएनपी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इसका सूत्र क्या है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस प्राप्तियां, और जो आप प्राप्त करें विदेशों से उसका जो भुगतान होता है ह्रास दर घटा करके मिल जाता है, उसको जीडीपी में जोड़ देते हैं, जीएनपी निकल आता है आपका। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों एनएनपी और एनडीपी क्या होता है, दोनों को समझने का प्रयास करें। अब जीडीपी से दोस्तों, जीडीपी जो होता है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, उससे पूंजीगत संपत्ति के यानी क्षय, जो आपका जो खर्चा लगा होता है उसको जब घटा देते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी कि एनएनपी, जीएनपी में से जब मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो उसको एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। ऐसे ही एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब जीडीपी आपने पढ़ा ऊपर, मैंने आपको जीडीपी को ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें खर्चा वर्चा जो आपका लगा है उसको जब घटा देते हैं जीडीपी में से तो एनडीपी बन जाता है। यानी सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजीगत संपत्ति के क्षय, जो पूंजी लगाने में आपका जो भी खर्चा, पानी, आवागमन का खर्चा ये सब लगा हुआ है, उसको घटाने पर जो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है उसे शुद्ध उत्पाद कहते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको एनडीपी बराबर क्या होता है, एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, जो निकलेगा एनडीपी कहलाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी शुद्ध शुद्ध मिलेगा, जब उसमें से मूल्य ह्रास घटा देंगे तो शुद्ध शुद्ध मिलेगा। तो इस तरीके से एनडीपी जीडीपी में से मूल्य ह्रास दर घटाएंगे तो एनडीपी निकलेगा, जीएनपी में से जब मूल्य ह्रास दर घटाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एनडीपी निकल, एनएनपी निकल आएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और देखने की योग्य है बातें। अब देखिए घटक जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको सारांश में समझते हैं। जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है, सी प्लस आई प्लस जी, यानी इसमें शामिल देश की भौगोलिक सीमा के भीतर कुल उत्पादन इसमें शामिल होता है। जीएनपी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को दर्शाता है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है। जीडीपी में प्राप्तियां जो विदेशों से है उसको उसमें में से भुगतान घटा करके जोड़ देते हैं जीडीपी में, हमारा निकल आता है जीएनपी। देश के निवासियों का देश के भीतर और विदेशों से कुल उत्पादन जो होता है उसको जोड़ते हैं, जीएनपी बनता है। एनएनपी क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा देंगे, यानी उपलब्ध राष्ट्रीय राज्य को दर्शाता है, ये राष्ट्रीय आय को दर्शाता है ये, यानी एनएनपी। ठीक है, एनडीपी क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। जब जीडीपी में से मूल्य ह्रास दर घटा देंगे तो आपका निकलेगा उपलब्ध घरेलू जो है आय। ठीक है, ये तो इस तरीके से आपने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी को समझा। ये बहुत ही जबरदस्त चीजें थी जो मैंने आपको बताया। जीएनपी की विशेषताओं की बात की तो देश के निवासियों के आर्थिक कल्याण का अच्छा मापक होता है जीएनपी। ठीक है, देश की वास्तविक आय का पता देता है, यह अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए तो यह अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए उपयोगी होता है, नीति निर्माण और योजना बनाने में सहायक होता है। जीएनपी की बात की जाए तो भौगोलिक क्षेत्र की उपेक्षा करता है, काला धन को नहीं दर्शाता है जीएनपी, घरेलू कार्यों का मूल्यांकन नहीं कर पाता, आय के वितरण के बारे में जानकारी नहीं देता है जीएनपी जो होता है। ठीक है, और केवल संख्या बताता है, जीवन स्तर का पता नहीं चलता इससे। तो इस तरीके से जीएनपी की सीमाएं ये है और जीएनपी की विशेषताएं, दोनों को यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। आपने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी सब कुछ आपने समझ लिया। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होती है इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति कैपिटा इनकम अंग्रेजी में कहा जाता है। किसी देश की आय, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मान लेते हैं किसी देश की कुल आय कितनी है, कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, यानी मान लेते कुल देश की आय कितनी है, मान लेते हैं भारत देश की, भारत देश में मान लेते दोस्तों जो है 100 लोग रहते हैं, तो कुल जनसंख्या कितनी है, 100 है, ठीक है। और कुल आय कितनी है, मान लेते हैं कि 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, 20,000 रुपए ये जो है 20,000 रुपए एक साल की नेशनल इनकम है। कुल इनकम कितनी है, 20,000 रुपए नेट, मतलब कि जो है ये है आपका एनएनपी, राष्ट्रीय आय को नेट नेशनल प्रोडक्ट जो हमने पढ़ाया, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो तो यानी कि भारत की सीमा के अंदर और विदेशों से जो आय प्राप्त होती है उससे मूल्य दर ह्रास जो होती है उसको घटा देते हैं। जो एनएनपी प्राप्त होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसी की मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं, उसी की मार्केट वैल्यू को नेशनल इनकम कहा जाता है, यानी कि उसमें क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय या कुल आय कहा जाता है एनएनपी। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय मान लेते 20,000 रुपए है, यहाँ पर सॉरी 100 जनसंख्या रह रही है, ठीक है, 20,000 रुपए कुल आय है, ठीक है। तो अब हम इसको भाग देंगे 20,000 से, 100 को भाग दे दीजिए, क्या निकलेगा, 2 0 काट दो, यानी कि 200 रुपए एक व्यक्ति कमा रहा है। यही प्रति कैपिटा इनकम होती है, कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या मध्य वर्ष, ठीक है। जहां एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय आय है, मध्य वर्ष जनसंख्या 1 जनवरी से 1 दिसंबर को मापा जाता है, तो ये एक प्रकार से इसको मापा है। तो राष्ट्रीय आय निकालने की बड़ी सरल विधि है, कितना पूरे देश का कमाई हुई है एक साल में और कितना एक साल में जनसंख्या रही है, उससे भाग दे दो जनसंख्या से कमाई को, जो भागफल निकले वही प्रति कैपिटा इनकम, यानी कि एक व्यक्ति वो उतना कमा रहा है एक साल में, ठीक है। अर्थ और परिभाषा की अगर बात की जाए दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य किसी देश की एक औसत व्यक्ति पर उपलब्ध आय से होता है कि एक व्यक्ति कितना कमा सकता है। यह प्रति व्यक्ति जीवन स्तर, आर्थिक समृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर यानी सूचकांक होता है। इसे प्रति व्यक्ति आय स्तर या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, तो आपने इन चीजों को समझा। आप दोस्तों प्रति व्यक्ति आय का महत्व समझ लेते हैं और प्रति व्यक्ति आय की सीमाओं को भी समझ लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ बगल बगल में लिखी हुई है। प्रति व्यक्ति आय का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रति कैपिटा इनकम। दोस्तों यह किसी देश के औसत जीवन स्तर को मापने में सहायक होता है। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है यानी कि वह देश आगे है, बहुत आगे है। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कम है यानी वह देश बहुत पीछे है, ठीक है। आर्थिक विकास और प्रगति का संकेत देती है प्रति व्यक्ति आय। यह देशों के बीच आय स्तर की तुलना करने में सहायता करती है, नीति निर्माण में सहायता करती है प्रति व्यक्ति आय, लोगों की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को दिखाती है, ठीक है। आर्थिक कल्याण और सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण सूचना या सूचक के रूप में काम करती है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय की सीमाएं क्या क्या, लिमिटेशंस क्या क्या है दोस्तों। यह आय के असमान वितरण को नहीं दर्शाती है, क्योंकि आय दोस्तों क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि कुल जब आय हम निकालते हैं पूरे देश की, अब अंबानी का भी आय निकल जाता है, अंबानी का, टाटा का या तमाम प्रकार के जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनका आय भी उसमें शामिल होता है, तो उनके आय बहुत ज्यादा है। तो आय जो होती है असमान वितरण है, जैसे कोई बहुत ज्यादा कमाता कोई बहुत कम कमाता है। मान लेते कोई एक व्यक्ति है वो 100 रुपए डेली कमाता है और कोई व्यक्ति 2 रुपए कमाता है, तो अब कोई व्यक्ति 4 रुपए कमाता है, कोई व्यक्ति 20 रुपए कमाता है, तो इन सभी को जोड़ा जाएगा, ठीक है। कोई व्यक्ति 4 जो है कितना कमाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है और मान लेते कमाता है 14 रुपए कमाता है, इन सभी को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो औसत निकाला जाएगा इसका। अब औसत निकाला जाएगा तो 100 रुपए मान लेते हैं अंबानी जी कमाते, 2 रुपए कोई निरहू कमाता है, ठीक है, 4 रुपए कोई घुरहू कमाता है, 14 रुपए मुकेश कमाता है, 20 रुपए सुरेश कमाता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ लिया जाएगा, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 140 रुपए को मिलाकर के आपका होगा। 140 रुपए कितने लोग मिलकर के कमाते हैं, 1 2 3 4 5 लोग मिलकर के, 5 से भाग दे देंगे, 5 एक 5, 5 दूना 10, फिर से उधार ले 14, 5 3 53 54 55 56 5 दूनी 10, 5 15 5 चौक 20 55 25 5 31 5 7 35 5 8 40 25, ठीक है, 5 8 40 8 5 40 यानी 28। अब दोस्तों यहां से निकाला गया क्या कि प्रति यानी 5 व्यक्ति हैं और पांचों की आय अलग अलग है, ठीक है, पांचों की आय क्या क्या अलग अलग रुपए है, यानी जैसे कोई
मैंने आपको बताया उदाहरण के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम डिसाइड, जो मापन करता है ये प्रति व्यक्ति आय, वो कैसा मापता है कि अब यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, 5 अलग अलग कमाते हैं, लेकिन अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 5 से भाग देंगे सभी को जोड़ करके, जो निकलेगा और उस भागफल 28 मिलेगा, यानी प्रति व्यक्ति 28, यानी हर व्यक्ति 28 रुपए कमाता है। लेकिन क्या निरहू नाम का व्यक्ति 28 कमाता, नहीं कमाता, 2 रुपए कमाता है। यहीं पर चूक हो जाती है ये प्रति व्यक्ति आय निकालने में, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिमिटेशन है कि असमान वितरण को नहीं दर्शाता है, यानी कि निरहू 2 कमाता है, मुकेश 20 कमाता है, सुरेश 14 कमाता है और घुरहू 4 रुपए कमाता है, और बड़े व्यक्ति जो है कोई, वो एक प्रकार से मान लेते हैं शिवम नाम का व्यक्ति 100 रुपए कमाता है। तो शिवम की जो 100 रुपए की आय है, यह एक प्रकार से ज्यादा ही है, लेकिन 2 रुपए वाला जो निरहू घुरहू है 4 रुपए वाला, ये इसमें दब जाता है, तो इसकी आय का वास्तविक गणना नहीं हो पाती है। यही इसकी सीमा है, लिमिटेशन से कमियां हैं। यह गैर बाजारी सेवाओं को नहीं दर्शाती है, यह आय की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को नहीं बताती है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। यह अवकाश, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य कारकों को शामिल नहीं करती है अपने में। पर्यावरण प्रदूषण जो है, इसके अलावा अपराध, असुरक्षा आदि को, नकारात्मक पहलुओं को भी नहीं दर्शाती। यह अल्पकालीन तुलना के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है। दीर्घकालीन तुलना के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन अल्पकाल के लिए सही नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता। चले आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, मजा आ रहा होगा पढ़ने में दोस्तों, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास ये वीडियो चली जानी चाहिए, और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। ऐसा लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आपने समझ लिया प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, निकालते कैसे हैं, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। जैसे अगर इसको भारत में प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें। जैसे वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय थी दोस्तों 1,26,795 रुपए एक व्यक्ति की आय थी, ठीक है। तो ये वार्षिक वृद्धि दर यहाँ पर नहीं देखेंगे। 2021-22 में क्या हुआ कि यही बढ़ करके 1,34,264 रुपए एक व्यक्ति कमाता है एक साल में, ठीक है। ये प्रति व्यक्ति आय है एक साल की। तो वार्षिक वृद्धि कितनी हुई, 5.9% की वार्षिक वृद्धि यहाँ पर दिखाई गई। 2022-23 में क्या हुआ, यही डाटा बढ़कर के 1.5 लाख के आसपास हो गया, 12% की वृद्धि दिखाई गई, ठीक है। 2023-24 में 1,72,000 पहुंच गया प्रति व्यक्ति इनकम, ठीक है। 14.56% यहाँ पर बढ़ोतरी हुई। 2024-25 में अनुमानित है कि 1,95,000 हो जाएगी। तो इस तरीके से 13.31% बढ़ोतरी। तो दोस्तों इस तरीके से तमाम प्रकार की बढ़ोतरी आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे ही ये एक प्रकार से बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। ये प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन किसमें गरीबों की, गरीब कम कमाता है, अमीर ज्यादा कमाता है, तो उसकी खाई को नहीं पाटता। ये औसत है, एवरेज है, ना कि एक प्रकार से प्रति व्यक्ति का एकदम सही सही आय निकाल पाता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर समझे, मान लीजिए किसी देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय एनपी कितने है, 20,000 रुपए, मतलब 20 लाख करोड़, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपए। उस वर्ष की मध्य वर्ष जनसंख्या कितनी है, 100 करोड़ जनसंख्या है, 20 लाख करोड़ जो है रुपया कमाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या होगा, उससे भाग दे दो, 20 लाख करोड़ बटे 100 करोड़, घटा दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए, कितना बचेगा आपका, 20,000 रुपए जो होगा एक व्यक्ति कमा रहा है। इस तरीके से क्लियर हो गया, करोड़ से करोड़ कट जाएगा। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझ लिया। तो अब यहाँ पर दोस्तों और चीजों को समझते हैं, आर्थिक समृद्धि क्या होती है। आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले तमाम सारे कारक हैं, उन कारकों को समझते हैं, ठीक है। चलें, देखिए आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, किसी देश की आर्थिक समृद्धि अनेक कारकों पर डिपेंड करती है। ये कारक परस्पर संबंधित होते हैं। इनके मुख्य कारक निम्नलिखित, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, ये कारक है। जैसे प्राकृतिक संसाधन आर्थिक समृद्धि की मूलभूत आवश्यकता है। जैसे भूमि, जल, वन, खनिज, वायु, जलवायु आदि संसाधन उत्पादन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रदान करते हैं। संसाधनों की उपलब्धता और उनका समुचित उपयोग आर्थिक विकास को गति देता है। अगर आपने संसाधन अच्छा खासा मिला है और उनको अच्छे तरीके से आपने उपयोग कर लिया, तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ खूब होगा। जैसे खनिज संपदा से भरपूर देश में औद्योगिक विकास तेजी से होता है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा पूंजी निर्माण, ठीक है,
पूंजी उत्पादन के साधनों जैसे मशीन, मशीनरी, भवन की उपकरण को बढ़ाती है। पूंजी निर्माण से उत्पादन क्षमता बढ़ती है, आय और रोजगार में वृद्धि होती है, बचत होती है, निवेश और बैंकिंग प्रणाली का पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करती है। भारी उद्योगों की स्थापना के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो पूंजी निर्माण भी प्रभावित करता है, ठीक है, इसको। इसके साथ ही साथ में श्रम शक्ति, यानी श्रम शक्ति किसी भी देश की उत्पादन प्रक्रिया की आधारशिला है। संगठित, कुशल और प्रेरित श्रम शक्ति से उत्पादकता में वृद्धि होती है। श्रम शक्ति यानी लेबर, ठीक है, श्रम शक्ति की गुणवत्ता और उसकी उत्पादकता आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करती है। यानी अगर कुशल श्रमिक है आपके पास तो औद्योगिक उत्पादन खूब ज्यादा बढ़ेगा और अच्छी क्वालिटी का रहेगा। इसके साथ साथ जनसंख्या भी प्रभावित करती है। जनसंख्या दोस्तों उत्पादन मतलब कि आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, आर्थिक समृद्धि को। जनसंख्या आर्थिक समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। अधिक जनसंख्या से श्रम शक्ति की उपलब्धता बढ़ती है, परंतु बहुत अधिक जनसंख्या हो जाने से विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो यह जनसंख्या के बढ़ने के लाभ हानि दोनों है। जनसंख्या की गुणवत्ता और नियंत्रण आवश्यक होता है। जनसंख्या ना तो ज्यादा बढ़े और ना ही ज्यादा बिना मतलब की जनसंख्या हो। केवल कामकाजी जनसंख्या बढ़ती तो उससे फायदा होता है। उदाहरण के रूप में जैसे नियंत्रित और शिक्षित जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायता करती है, ठीक है। अगला, मानव संसाधन भी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। मानव संसाधन में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, ज्ञान, अनुभव, उद्यमिता ये सब शामिल होता है। इसी को मानव संसाधन कहा जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले मानव, ठीक है, आप यहीं पर देखेंगे दोस्तों, उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन में नवाचार, तकनीकी प्रगति, उत्पादकता में वृद्धि होती है। दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानव संसाधन ही होता है। शिक्षित और प्रशिक्षित मानव संसाधन देश को विकसित बनाते हैं, ये फैक्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो है इसको एक चार्ट के माध्यम समझते हैं कि क्या क्या चीजें प्रभावित करते हैं किसको भैया। आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की अगर बात की जाए, यहाँ पर आप आर्थिक समृद्धि कब होगी, जब जनसंख्या संतुलित होगी, जनसंख्या ना ज्यादा होगी ना कम होगी, और जो भी होगी शिक्षित होगी। मानव संसाधन आपका जो होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा। श्रम शक्ति भी आपके पास ठीक ठाक होगी। प्राकृतिक संसाधन आपके पास पर्याप्त होंगे। पूंजी का निर्माण करने के लिए भी बैंक वगैरह अच्छे तरीके से होंगे। इससे क्या हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि खूब बढ़ती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख बिंदु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सारांश के रूप में देखें दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन उत्पादन के साधन उपलब्ध कराते हैं। पूंजी निर्माण उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देता है। श्रम शक्ति उत्पादन को क्रियान्वित करती है। जनसंख्या श्रम शक्ति का स्रोत है, परंतु अधिक हो जाती जनसंख्या तो बोझ बन जाती है। मानव संसाधन गुणवत्ता, कौशल और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मजा आ रहा होगा आपको सभी को पढ़ने में, और आप सभी लोग बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, जो किसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहूं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, परस्पर संबंध क्या होता है। ये सभी कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए मानव संसाधन की गुणवत्ता बढ़ने पर श्रम शक्ति अधिक उत्पादक बनती है। अगर गुणवत्ता अच्छी है, मानव संसाधन अधिक अच्छा है, क्वालिटी उसकी अच्छी है, तो श्रम शक्ति अधिक होगी, जिससे पूंजी का बेहतर निर्माण हो पाएगा और पूंजी का बेहतर उपयोग भी हो पाएगा, और प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग संभव हो पाएगा जब लोग पढ़े लिखे रहेंगे, जिससे आर्थिक समृद्धि तेज हो जाती है। मानव संसाधन से अगर अच्छा है तो कुशल श्रमिक, श्रम शक्ति अच्छी मिलेगी। जब श्रम शक्ति अच्छी मिलेगी दोस्तों तो उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। उत्पादन अगर अच्छा होता है तो प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग हो पाता है। जब प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग हो जाएगा तो पूंजी का बेहतर उपयोग हो पाएगा। जब पूंजी का बेहतर उपयोग हो जाएगा दोस्तों तो आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से पूरा चार्ट हमने आपको बता दिया। यानी मानव संसाधन सबसे पहले इसी पर काम करना है। इससे क्या होगा, कुशल श्रम शक्ति मिलेगी। कुशल श्रम शक्ति से उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। पूंजी का बेहतर उपयोग हो पाएगा और इससे आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। ये सब चीजें आपने समझ ली। अब दोस्तों आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले और कुछ कारक हैं, जैसे कि आपका तकनीकी प्रगति होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तकनीकी प्रगति की अगर बात की तो ये इसका भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे तकनीकी प्रगति उत्पादन की प्रक्रिया में नए उपकरणों और आधुनिक विधियों का उपयोग करती है, जिससे फायदा होता है। इसमें उत्पादन लागत कम होती है तथा उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। श्रम शक्ति की उत्पादकता बढ़ती है, समय की बचत होती है, वस्तुओं की क्वालिटी भी अच्छी होती है टेक्नोलॉजी के आने से। तकनीकी प्रगति आर्थिक समृद्धि की सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होती है। जैसे कि रेल के विकास से तमाम सारा डेवलपमेंट में चीजें हुई। कंप्यूटर, रोबोट, इंटरनेट आदि का उपयोग उत्पादन को बढ़ावा देता है। वहीं पर शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा मानव संसाधन की गुणवत्ता को बढ़ाती है, और मानव संसाधन अगर अच्छा है तो पूरा का पूरा विकास अच्छा होगा। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया।
शिक्षित व्यक्ति नवीन ज्ञान और तकनीकी को समझता है और उसको समझ करके उसका बेहतर ढंग से उपयोग कर पाता है। ठीक है, शिक्षा से रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं और आय में वृद्धि होती है, जिससे पूंजी निर्माण में सहायता होती है। शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास को तेज करती है, तो शिक्षा भी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। वहीं पर जैसे उदाहरण के रूप में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक आदि शिक्षित होकर के देश के विकास में योगदान देते हैं। ठीक है, अगला कारक है दोस्तों स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य सही रहेगा जिन व्यक्तियों का, तो अच्छे तरीके से विकास हो पाएगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो विकास अच्छा नहीं हो पाएगा। स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक और अधिक क्षमता से कार्य कर सकता है। अच्छे स्वास्थ्य से श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ती है और बीमारियों पर खर्चा कम आता है। ठीक है, स्वस्थ जनसंख्या से कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार होता है। स्वस्थ सेवाओं पर निवेश आर्थिक विकास को गति देता है। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे जैसे टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल, पोषण योजना, अस्पताल आदि से स्वास्थ्य में सुधार होता है और उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हो। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको चीजों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आगे समझते हैं। क्लियर, ये सब चीजें आपने समझी। दूसरी चीज है आधारभूत संरचना। ठीक है, आधारभूत संरचना से जैसे सड़क अच्छी है, बिजली, सिंचाई, परिवहन, संचार, बैंक, अगर ये अच्छे तरीके से काम करे तो उत्पादन काफी बढ़ेगा। यह उत्पादन की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, लागत कम आती है। जैसे बिजली अगर अच्छे तरीके से आती है तो लोगों को इन्वर्टर या जो है वो सब नहीं चला करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, जनरेटर नहीं चलाना पड़ेगा। यह उद्योगों के विकास को बढ़ावा देती है और बाजार तक पहुंच आसान बनाती है। अगर सड़क अच्छी है, बिजली अच्छी आती है, सिंचाई अच्छी है, परिवहन अच्छा है, तो कोई भी सामान बहुत अच्छे तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाएगा, जिससे उत्पादन में बढ़ावा मिलता है। आधारभूत संरचना की उपलब्धता से निवेश आकर्षित होता है और जब हर चीज अच्छा रहता है, सड़क अच्छी है, बिजली अच्छी है, सिंचाई अच्छी है, संचार अच्छा है, तो वहीं पर कंपनियां अपना उद्योग स्थापित करना चाहती हैं। वहीं पर कोई व्यक्ति अपना निवेश करना चाहता है। अच्छी सड़कें परिवहन को आसान बनाती हैं। बिजली की उपलब्धता से उद्योग सुचारू रूप से चलते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, तो ये सब प्रभावित करते हैं इसको। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। सरकारी नीतियां। सरकार की नीतियां आर्थिक समृद्धि को दिशा और गति प्रदान करती हैं। उचित नीतियां जैसे कर नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार की नीति आदि से निवेश, बचत और उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। अगर नीति सही तरीके से बिल्कुल पारदर्शी नीति हो तो कोई विदेशी निवेशक जो होगा नीतियों को पढ़ेगा। बहुत सारे निवेशक जो है भारत में आने से डरते, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे चीजें हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से नहीं बल्कि तमाम सारे व्यक्तियों से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे में वो घबरा जाता है और कंपनी नहीं स्थापित कर पाता। इसीलिए इसको बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए कि भाई कोई भी चीज करनी है तो कैसे करनी है, उसके लिए पूरा एक नियम सही तरीके से सरल विधि का प्रयोग करना चाहिए। सरकार योजनाओं और कार्यक्रमों का माध्यम से क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को कम करती है, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास योजना, कृषि सब्सिडी आदि से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। उद्यमिता की अगर बात करें, उद्यमिता का अर्थ है नए व्यवसाय की स्थापना करना और जोखिम उठाना, ये सब भी इसमें शामिल है। उद्यमी नए विचारों को व्यवहार में ला करके उत्पादन के नए साधन और नए बाजार पैदा करते हैं। इसलिए उद्यमिता बहुत जरूरी है आर्थिक समृद्धि के लिए। रोजगार के अवसर पैदा करती उद्यमिता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। उद्यमिता नवाचार, प्रतिस्पर्धा और दक्षता को प्रोत्साहित करती है। जैसे स्टार्टअप कंपनियां, छोटे उद्योग, नवीन व्यापार, ये सब उद्यमिता के उदाहरण है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। इस तरीके से आपने चीजों को समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास करें, सारांश में समझते हैं। तकनीकी प्रगति उत्पादन की क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाती है। शिक्षा मानव संसाधन को सक्षम बना करके विकास की गति और अच्छी करती है। स्वास्थ्य बेहतर कार्य क्षमता को सुनिश्चित करता है, यानी अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कार्य क्षमता बढ़ेगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। आधारभूत संरचना उत्पादन और वितरण को सुगम बनाती है। सरकारी नीतियां विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं। उद्यमिता नवाचार, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाता है। इस तरीके से सारे तत्व मिलकर के जो है इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये आपने समझ लिया। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास का तुलनात्मक अगर अध्ययन आप समझने का प्रयास करेंगे, इसको भी आप समझ सकते हैं। दोनों में दोस्तों अंतर ये है, दोनों में अंतर आप समझते हैं। देखिए, आर्थिक समृद्धि की बात की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिर्फ आय उत्पादन और आय में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को कहा जाता है आर्थिक विकास। दोनों को मैंने बताया परिभाषा, केवल मात्रात्मक परिवर्तन है ये आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। क्षेत्र, सीमित क्षेत्र तक सीमित रहता है। कृषि, उद्योग, इन्हीं सब में विकास को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आर्थिक विकास दोस्तों व्यापक क्षेत्र में होता है,
समाज को प्रभावित करता है। यानी सब दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, प्रभाव ये है कि इसका प्रभाव अल्पकालिक होता है, आर्थिक समृद्धि का अस्थायी होता है। इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है और अस्थायी होता है विकास का। मापन जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय आदि से जो है आर्थिक समृद्धि को मापते हैं, जबकि आर्थिक विकास को जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मानव विकास सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। उद्देश्य दोनों का दोस्तों, आर्थिक समृद्धि आय और उत्पादन में वृद्धि के लिए काम करती है, जबकि आर्थिक विकास मानव कल्याण, समानता, त्याग, स्वतंत्रता, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करता है। अगला अंतर यह है दोस्तों कि किसी देश में केवल कार उत्पादन बढ़ जाए तो यह आर्थिक समृद्धि होगी, जबकि यदि कार उत्पादन के साथ साथ शिक्षा भी बढ़ जाए, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाए, रोजगार और आय वितरण में सुधार हो जाए तो आर्थिक विकास भी हो रहा है। ये दोनों में अंतर आपने समझ लिया। अब दोस्तों दोनों में अंतर समझने के बाद में आप दोनों में समानताओं देखें। देखिए, आर्थिक विकास और आर्थिक जो है समृद्धि, दोनों का संबंध आर्थिक प्रगति से। दोनों आर्थिक प्रगति ही करना चाहते हैं। दोनों का उद्देश्य देश की आय और उत्पादन में वृद्धि करना है। दोनों से जीवन स्तर में सुधार होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा माना जाता है। दोनों के लिए पूंजी, श्रम, तकनीकी जैसे कारकों की आवश्यकता होती है। दोनों से देश की समृद्धि और राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि होती, चाहे आर्थिक समृद्धि हो चाहे आर्थिक विकास हो। दोनों बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ आप देखते हैं आर्थिक विकास, आर्थिक जो है समृद्धि ये है, आर्थिक विकास ये है। दोनों जो होते हैं एक ही तराजू के दो पलड़े होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अब विकसित और विकासशील देशों की तुलना अगर कर ले तो वहां पर भी आप देखते हैं विकासशील और विकसित देशों की तुलना कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए, प्रति व्यक्ति आय कम होती विकासशील देश की और प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की ज्यादा होती है। औद्योगिकरण का स्तर निम्न होता है विकासशील देशों में, जैसे भारत वगैरह में या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में। औद्योगिकरण का स्तर वहां पर ज्यादा होता है विकासशील देशों में, अमेरिका वगैरह में। कृषि पर अधिक निर्भरता होती है विकासशील देश में, और विकसित देशों में उद्योग और सेवा क्षेत्र पर अधिक काम होता है। शिक्षा का स्तर निम्न होता है यहाँ पर, ठीक है, और जबकि शिक्षा का स्तर यहाँ पर उच्च होता है। ठीक है, और स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित और अपर्याप्त होती हैं विकासशील देशों में। विकसित देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं उन्नत और व्यापक होती है। जो विकासशील देश है दोस्तों, तकनीकी उपयोग कम होता है प्रौद्योगिकियों का, जबकि विकसित देशों में उन्नत तकनीकी का उपयोग किया जाता है। रोजगार की बात की जाए तो विकासशील देश बेरोजगारी और अल्प रोजगारी की समस्या से जूझ रहे होते हैं, जबकि विकसित देशों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। आधारभूत संरचना दोस्तों, उसमें भी डिफरेंस है। विकासशील देश परिवहन, संचार, आधारभूत संरचना आदि का विकास यहाँ पर कम होता है, जबकि विकसित देशों में परिवहन, संचार, आधारभूत संरचना का विकास उच्च स्तर का होता है। वहीं पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती विकासशील देशों में, जनसंख्या वृद्धि दर कम होती विकसित देशों में। जीवन स्तर बहुत निम्न होता है विकासशील देशों में, जबकि विकसित देशों में दोस्तों जीवन स्तर उच्च होता है। तो विकसित और विकासशील देशों में भी आपने डिफरेंस को समझ लिया। तो क्लियर हो गया, तमाम सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बहुत ही बारीकी के साथ आपने समझने का प्रयास किया, बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही बेटर अंदाज में आपने चीजों को समझा है दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा आपका, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। घबराने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है ना, तो कहीं पर आपको भटकने की कोई आवश्यकता पड़ी है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आप थोड़ा सा दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे सारांश समझ लेते हैं। सारांश क्या, विकासशील देश, जैसे आप देखते हैं विकासशील देश का उदाहरण आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, विकासशील देश है। विकसित देश में इस तरीके से रोड अच्छा होगा, रोड किनारे बढ़िया तरीके से पेड़ लगे होंगे एकदम सिस्टम से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई, जैसे अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड वगैरह है, जैसे भारत वगैरह आप देख सकते हो। तो इस तरीके से दोनों में अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक समृद्धि दोस्तों आय और उत्पादन वृद्धि तक सीमित है, जबकि आर्थिक विकास व्यापक दृष्टिकोण अपना करके मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। विकासशील देशों को विकसित देशों की तरह बनना है तो उन्हें सभी क्षेत्रों में संतुलित और सतत विकास पर ध्यान देना होगा। इस तरीके से हमने चीजों को समझ लिया। अब महत्वपूर्ण परिभाषाएं वगैरह जो है यहाँ पर सब सारी चीजें दी गई हैं, सारी जानकारी दी गई है, जो मैंने आपको पढ़ा दी उसी का एक क्विक रिवीजन बॉक्स है ये। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, इनकी तैयारी आपकी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझने से, ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और उसको बताने से पहले आपको अगर बता दो कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना तो प्राप्त कर सकते हैं। सभी यूनिट के पीडीएफ नोट आपने इकाई एक एक कंटेंट को आपने देखा, कितना बेहतर अंदाज में हमने आपको समझाया। 9984099139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा दोस्तों, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, फिफ्थ सेमेस्टर लेकर के भेज दीजिएगा। सभी विषय का सभी नोट्स आपको मिल जाएगा, पूरी जानकारी मिलेगी, सभी यूनिट के नोट्स मिलेंगे, इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक संपूर्ण यूनिट का आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आपके जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं।
फिफ्थ सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है। इसमें आपको सभी यूनिट का नोट्स मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स। वीडियो लेक्चर्स तो यूट्यूब पर आप वैसे भी देख पाएंगे, लेकिन जो पीडीएफ नोट्स होता है आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, पीडीएफ नोट्स केवल यहीं पर मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जानकारी यहीं पर मिलेगी और बारीकी के साथ चीजें मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी हमको फिफ्थ एंड सिक्स का एक साथ फीस जमा करना, तो हमारे लिए कुछ ऑफर है। बिल्कुल, फिफ्थ एंड सिक्स 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करेंगे तो जो 200 रुपए की फीस मात्र 150 रुपए में हो जाएगी, यानी 1 साल तक की फीस 150 रुपए केवल। 1 साल तक दोस्तों इसमें पढ़ते रहेंगे, पूरा 1 साल, ठीक है। 1 साल इसमें आपको सभी विषय की जानकारी, यानी 5 पेपर की तैयारी होती है, 5 पेपर फिफ्थ सेमेस्टर में और 5 पेपर सिक्स सेमेस्टर में, पूरा 10 पेपर की तैयारी। 10 पेपर की आप मार्केट से सीरीज लेते हैं, कम से कम 600 रुपए की हो जाती है। ये 600 रुपए आपके खर्च नहीं होते हैं, आपको कोई किताब, कोई सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेपर 1 पेपर 2 की दोनों की सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ते हैं, सारी जानकारी मिलेगी। और हैंड रिटन नोट, जैसे आपको मैंने नोट्स दिखाया, इस क्वालिटी का नोट्स आपको मिलेगा सभी यूनिट का। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत जो है फीस जमा कर दीजिए, स्कैनर भेजा जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में एसएमएस कर दीजिए, व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, आपको वहीं पर सारी चीजें बता दी जाएंगी। अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, जो है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही बारीकी के साथ यहाँ पर मैं चीजों को समझा रहा हूँ। पहला प्रश्न, आर्थिक समृद्धि से क्या तात्पर्य है? आर्थिक समृद्धि वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। आर्थिक विकास का मुख्यतया होता है। आर्थिक विकास दोस्तों गुणात्मक परिवर्तन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई की गणना किससे की जाती है? दोस्तों पीसीआई की गणना दोस्तों किससे की जाती है? राष्ट्रीय आय, जब कुल जनसंख्या से भाग देते हैं राष्ट्रीय आय को तो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। पूंजी निर्माण से तात्पर्य क्या है? नई पूंजी का निर्माण, पूंजी निर्माण से तात्पर्य इसका ही होता है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 5वां प्रश्न है, मानव संसाधन का संबंध है। मानव संसाधन दोस्तों मानव के ज्ञान, कौशल और क्षमता से मानव संसाधन का संबंध है। तकनीकी प्रगति से होता है उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तकनीकी प्रगति से स्वास्थ्य में सुधार से प्रभाव पड़ता है। श्रम उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? शुद्ध विदेशी कारक आय का अंतर है, क्योंकि जीडीपी जो होती है दोस्तों उसमें केवल भारत की सीमा के अंतर्गत जो चीजें शामिल है उसमें शामिल की जाती है। जीएनपी में विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, एनडीपी किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय से पूंजी क्षय घटाने पर जो प्राप्त आय होती है उसको एनडीपी कहते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सोने चांदी की खदानें किस प्रकार का संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, सड़कें, विद्यालय शामिल है, संचार प्रणाली नहीं शामिल है। आर्थिक समृद्धि का मापन किससे किया जाता है? राष्ट्रीय आय से आर्थिक समृद्धि का मापन किया जाता है। उद्यमिता का अर्थ क्या है? नया व्यवसाय प्रारंभ करने को उद्यमिता कहा जाता है। विकासशील देशों की प्रमुख विशेषता है कि निम्न जीवन स्तर होता है विकासशील देशों का। विकसित देशों का उच्च जीवन स्तर होता है। 15 नंबर प्रश्न, विकसित देशों की विशेषता क्या है दोस्तों? उच्च प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो है प्रति कैपिटा इनकम उच्च होती है। 16 नंबर प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा दृष्टिकोण सम्मिलित होता है? तो मजदूरी विधि जो होती है राष्ट्रीय की गणना में ये दृष्टिकोण शामिल नहीं होता, बाकी आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि शामिल होती है, मजदूरी विधि नहीं शामिल होती है। आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन स्तर में सुधार करना। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, कौन सा कारक अल्पकाल में अधिक प्रभावी होता है? तो जनसंख्या दोस्तों अल्पकाल में अधिक प्रभावी होती है। 19 नंबर प्रश्न, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना दोस्तों, ये हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य रहा है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या शामिल होता है? आय बढ़ोतरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा सब में सुधार को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। ऊपर के सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे दूसरे चैनल बीए करेकर, को करिकुलर मास्टर और शुक्ला स्टडी पॉइंट, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।